नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। गन्ने की फसल में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू। आम के निर्यात को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार। इस बार महंगी हो सकती है उड़द। केवल 3 राज्यों ने ही मंगाई केंद्र सरकार द्वारा आवंटित दाल। ग्वार की बुआई में भारी कमी आने के आसार। मांग बढ़ने से मेंथा तेल के दाम 1.21% बढ़े और मोजाम्बिक से 3 सालों तक आएगी दाल। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को बचाने के लिए गन्ने की फसल में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई। इसके लिए किसानों को 1% प्रीमियम धनराशि जमा करनी होगी। इस संबंध में प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान का लाभ गन्ना किसानों को भी दिया जाएगा। जारी आदेश में सूबे के गन्ना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गन्ने की फसल के लिए भी लागू कराया गया है। इस संबंध में डिप्टी कैंट कमिश्नर डीसीओ को कृषक गोष्ठियां कराकर किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। गत वर्ष गन्ने की फसल पर लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत प्रदेश में 62,225 किसानों का बीमा कराया गया था। 693 लाभार्थी किसानों को 47.09 लाख की क्षतिपूर्ति भी कराई गई है। पीलीभीत, बरेली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, कासगंज, मथुरा, रामपुर, कानपुर नगर, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी और बलरामपुर को इस योजना में शामिल किया गया है। आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर रही है। उत्तर भारत की आम की कुछ किस्मों का पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया जाता है। वहीं संबंधित अधिकारी अन्य किस्मों के निर्यात पर भी विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से इरेडिएटेड आमों के निर्यात के लिए 3 इरेडिएशन केंद्रों के सत्यापन और प्रमाणन के लिए जून में भारत का दौरा किया था। इन तीनों सुविधा केंद्रों के प्रमाणन की प्रक्रिया चल रही है। इरेडिएशन की प्रक्रिया में कोई फल या खाद्य पदार्थ विकिरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका उद्देश्य उसमें से बैक्टीरिया, कीटों आदि रोगाणुओं को समाप्त करना होता है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भी बाजार संपर्क के प्रयास चल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के क्वारंटीन इंस्पेक्टर सहारनपुर में वीएचटी यानी वाष्प ऊष्मा शोधन पर ऑन साइट पूर्व मंजूरी कार्यक्रम के लिए 11 जून को भारत आए थे। इसी तहत अंगूरों के निर्यात के लिए अमेरिका से आयात जोखिम विश्लेषण को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार है। फसल की बुआई को अभी 1 महीने ही हुए हैं और खेतों में पनपे पौधों में पीलापन आना शुरू हो गया है। सफेद मक्खी और माहो नाम के कीट पौधों पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। अब लगता है कि आने वाले समय में अरहर की तरह उड़द पर भी महंगाई का असर दिखेगा। उड़द की बुआई जायद व खरीफ दोनों मौसम में फरवरी के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक की जाती है। खरीफ मौसम में उड़द की बुआई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर 15 से 20 अगस्त तक है। हालांकि अगस्त महीने के अंत तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र के अनुसार बारिश में उड़द की शुरुआती अवस्था में पौधों में सिकुड़न या पीलापन माहो कीट या सफेद मक्खी से हो सकता है। ऐसे में अगर बारिश लगातार हो रही हो तो पौधों पर कोई असर नहीं होता है। अगर 2-3 दिनों के अंतराल पर वर्षा होती है तो सफेद मक्खी का डर रहता है। पिछले 1 महीने में उड़द की दाल के भाव इस कदर बढ़े हैं कि देश की सभी प्रमुख मंडियों में उड़द 15 से 20 रुपए ज्यादा महंगी हो गई है। ऐसे में खरीफ के शुरुआती मौसम में उड़द की फसल में पीलापन आना आगे चलकर उड़द के भाव को बढ़ने का संकेत दे रहा है। अगर किसानों को उड़द की शुरुआती पौध में पीलापन या सिकुड़न नजर आ रहा है तो इसे गंभीरता से लें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने खेत में ऐसे पौधे जिनमें यह लक्षण दिखाई दें उन्हें तुरंत उखाड़ कर जला दें या फिर मिट्टी में दबा दें। दालों की कीमतों में यूं तो कई कारणों से तेजी आई है, लेकिन एक वजह यह भी है कि कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र ने जो पहल की उसमें राज्यों ने सक्रिय सहयोग नहीं दिया।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2016 तक 11 राज्यों को करीब 29,000 टन दालों का आवंटन किया गया था, जिनमें से महज 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने आवंटित मात्रा में से करीब 16% दालें ही मंगाई है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कई बार वितरण के लिए बफर स्टॉक से अरहर और उड़द दाल मंगाने के लिए कहा है। राज्यों को यह दालें अधिकतम 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचनी है। बयान में कहा गया है कि राज्यों को अरहर दाल 67 रुपए प्रति किलोग्राम जबकि उड़द दाल 82 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर दी जा रही है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों के आग्रह पर ही 29,000 टन का आवंटन किया गया था। अब तक सरकारी एजेंसियों ने घरेलू बाजार और किसानों से 1,19,572 टन दालें खरीदी हैं और आयात के लिए 56,000 टन दालों का अनुदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मांग कम होने और मूंग व अन्य दालों जैसी जिंसों की बेहतर कीमत मिलने से इस साल ग्वार की बुआई में भारी कमी आने के आसार हैं। नतीजतन पिछले 15 दिनों में ग्वार के दाम मजबूत हुए हैं। ग्वार की कीमतों में 2 से 3 साल बाद तेजी आई है। वहीं ग्वार व्यापारियों के मुताबिक देश के प्रमुख ग्वार उत्पादक राज्यों में इस साल ग्वार की बुआई पिछले साल के मुकाबले आधी रह पाएगी। भाव कम होने के चलते किसानों का ध्यान इस वर्ष दलहनी और तिलहनी फसलों की ओर ज्यादा है। इसी वजह से 25 जुलाई तक लक्ष्य के मुकाबले 39 से 40% ही ग्वार की बुआई हो पाई है। कारोबारियों द्वारा अपना स्टॉक बढ़ाने के बीच मेंथा तेल के दाम आज 1.21% बढ़कर 944.30 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। हाजिर बाजार के मजबूत रुख तथा उपभोक्ता उद्योगों की बढ़ती मांग से मेंथा तेल की कीमतों में तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मेंथा तेल के अगस्त डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 1.21% या 11.30 रुपए बढ़कर 944.30 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसमें 196 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह मेंथा तेल का सितंबर सौदा 10.70 रुपए या 1.13% के लाभ से 955 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसमें 22 लॉट का कारोबार हुआ। सरकार ने 3 साल तक अरहर और अन्य दालों का आयात करने के लिए मोजाम्बिक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत वर्ष 2016-17 में 1 लाख टन, वर्ष 2017-18 में 1,25,000 टन और वर्ष 2018-19 में 2,50,000 टन दलहन का आयात किया जाएगा। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1,700 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,740 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,680 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1,720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,420 रुपए, कानपुर में 2,500 रुपए, सीतापुर में 2,370 रुपए और रायबरेली में 2,460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों लखनऊ में 4,240 रुपए, कानपुर में 4,400 रुपए, सीतापुर में 4,300 रुपए और रायबरेली में 4,280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर लखनऊ में 8,775 रुपए, कानपुर में 8,900 रुपए, सीतापुर में 8,800 रुपए और रायबरेली में 8,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 1,770 रुपए, कानपुर में 1,700 रुपए, सीतापुर में 1,790 रुपए और रायबरेली में 1,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,000 रुपए, कानपुर में 980 रुपए, सीतापुर में 1,060 रुपए और रायबरेली में 1,020 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 2,600 रुपए, कानपुर में 2,700 रुपए, सीतापुर में 2,560 रुपए और रायबरेली में 2,680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 2,000 रुपए, कानपुर में 2,100 रुपए, सीतापुर में 1,900 रुपए और रायबरेली में 2,030 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च लखनऊ में 3,600 रुपए, कानपुर में 3,800 रुपए, सीतापुर में 3,550 रुपए और रायबरेली में 3,720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केला लखनऊ में 2,000 रुपए, कानपुर में 2,100 रुपए, सीतापुर में 2,120 रुपए और रायबरेली में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव।
अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, यानी सिंचाई की कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरीके से ये हम सभी किसान भाइयों के लिए लाभदायी हैं। इस विषय को आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य अभियंता लघु सिंचाई लखनऊ से इंजीनियर प्रतीक रंजन चौरसिया जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। चौरसिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये योजना क्या है? ये देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार ने पिछले साल से लॉन्च करी है जी। और इसमें सिंचाई की जितनी योजनाएं अभी तक चल रही थी उसको एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत सबको ले आया गया, जिससे सिंचाई की जो समस्याएं हैं देश में और प्रदेश में उनका समाधान हो और किसानों को उसका लाभ मिले। योजना का फंडिंग पैटर्न ये है कि 60% धनराशि भारत सरकार देगी और 40% संबंधित राज्यों को देना होगा। तो 60-40 के अनुपात में योजना में फंडिंग मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। मिलकर ये काम करेंगे। राज्य सरकार के सहयोगों से ये योजना इम्प्लीमेंट होगी। इसके क्या उद्देश्य है किसान भाइयों के लिए? उद्देश्य मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो पानी की जो आवश्यकताएं किसान भाइयों की उनकी पूर्ति हो, इफिशियंसी बढ़े, जो पानी का दुरुपयोग है वो रोके, जल की ज्यादा उपलब्धता हो जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ हो। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हो। और जो अभी तक अलग अलग योजनाओं में जो प्रयास हो रहे थे वो एक इंटीग्रेटेड हो जाए, एक समेकित हो जाए, एफर्ट जो है वो कन्वर्ज हो जाए कि सब योजनाओं को कन्वर्ज करके इसका लाभ जो है जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। कौन कौन से घटक हैं इसके? इसमें देखिए, जो योजना डिजाइन की गई है उसमें 4 घटक इसके हैं। एक पहले हमारी जो योजना चल रही थी त्वरित सिंचाई विकास योजना, जिसे एक्सेलरेटेड बेनिफिट इरिगेशन प्रोग्राम भी बोलते थे, AIBP बोलते थे, उसको इसका एक घटक बनाया गया है। उसमें यह है कि जितनी जो बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं
जो कई सालों से अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उसका ये मुख्य उद्देश्य है, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो, लाभ मिले। दूसरा घटक इसमें हर खेत को पानी करके उन्होंने बनाया है कि हर खेत को पानी उपलब्ध हो। इसमें जो पुरानी योजना थी कमांड एरिया डेवलपमेंट की, जो जब सिंचाई योजनाएं बड़ी बड़ी बन जाती थी, बड़ी नहर बन जाती थी, उससे जो खेतों तक पानी पहुंचाने की जो योजना थी कमांड एरिया डेवलपमेंट कहलाता था, जिसमें गूल वगैरह बनाते थे, तो उसको इसका पार्ट बनाया गया है। और तीसरा घटक है इसमें माइक्रो इरिगेशन का। जो पहले हमारी योजना चल रही थी माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम की, जो एफिशिएंसी बढ़ाने में काम आती है, तो उसको इसका पार्ट बनाया गया है। और उसी में माइक्रो इरिगेशन में उन्होंने अदर इंटरवेंशन भी किया है जो पहले नहीं था, जिससे और जो दूसरे कार्य हैं, जैसे अगर कहीं जरूरत है जहां पे बोरिंग करने की तो वहां बोरिंग करी जा सके, जहां पे तालाब बनाने की जरूरत है तो तालाब बनाए जाएं, रिचार्ज की संरचनाएं बनाई जाएं, जिससे जल उपलब्धता बढ़ सके। चौथा घटक इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट का, पहले वाटरशेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट की योजना चल रही थी, वो एक चौथा घटक है, जिसमें जो किसानों के खेत में छोटी छोटी मेड़बंदी, कंटूरिंग, नाली गली प्लग, नाला प्लग, जिससे पानी का संचयन हो, जल संचयन हो, वर्षा जल संचयन हो और रिचार्ज हो, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो। तो ये इसके 4 घटक है। मतलब जो अलग अलग योजनाएं संचालित हो रही थी अब तक किसान भाइयों के लिए, उन सबको उसको एक साथ मिला, एक साथ मिला के एक एम्ब्रेला स्कीम के तहत ले आए हैं, जिससे इंटीग्रेटेड एफर्ट हो, ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा फायदा हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है, कहीं ऐसे क्षेत्र है जहाँ पानी कम है, और कुछ ऐसे जगह जहाँ बरसात अच्छी होती है, कुछ ऐसे जगह जहाँ कम होती, तो वर्षा जल संचयन भी किया जा सके और जो है मेड़बंदी करके पानी को बचाया भी जा सके, ताकि दुरुपयोग न हो। इससे क्या होगा, किसान को लगातार पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। जिन क्षेत्रों में अभी भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो किसान भाइयों को कैसे उनका लाभ मिल सकता है? इसमें जैसे अलग अलग घटक के लिए अलग अलग विभागों के पास में जाना होगा। जैसे आपका माइक्रो इरिगेशन है, जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, जिसमें मेनली मुख्यतः उसमें काम होना है, किसानों को लाभ मिलना है, तो इसका जो प्रदेश स्तर पर कार्यदायी संस्था है वो उद्यान विभाग है। तो जिले के उद्यान अधिकारी के यहाँ पे इसके सब डिटेल मिल जाएंगे कि कितना उसमें अनुदान हमें है, कितना हमें क्या करना है। इसमें ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देने का व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, तो जिला उद्यान अधिकारी जो हर जिले में बैठते हैं उनसे आपको डिटेल मिल जाएंगे। इसी तरह जो आपका इसमें जैसे माइक्रो इरिगेशन में अदर इंटरवेंशन के लिए तालाबों का 1 हेक्टेयर से ऊपर के तालाबों को पुनर्विकास करने का कार्यक्रम बनाया गया है। तो उसमें लघु वो लाभार्थी परक नहीं है, वो कम्युनिटी पॉन्ड होंगे जो भी तालाब है। ये सोच के बनाया गया है कि जो 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं उनका मनरेगा वगैरह से विकास हो जाता है, लेकिन एक बड़े तालाबों में मशीनरी लगती है जो मनरेगा से नहीं हो सकता, इसलिए उसको इसमें लिया गया है कि 1 हेक्टेयर से ऊपर के तालाबों का जो कम्युनिटी है उसका विकास किया जाएगा। उसके लिए लघु सिंचाई विभाग को प्रदेश स्तर पर नोडल बनाया गया है। तो उसमें लोग अपना जो भी किसान भाई हैं अपने प्रपोजल बता सकते हैं कि ये लघु सिंचाई के विभाग के सहायक अभियंता को जिले पे कि इसमें हमारे ये तालाब ले लीजिए या जो भी। और उस तालाब का जो अब मॉडल बनाया गया है उसमें ये बनाया गया है कि इंटीग्रेटेड पॉन्ड डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात कही गई है कि तालाब अकेले एक दफे खुद गया उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता और उसका पीरियोडिकली जो है उसको बार बार सफाई होनी चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, वो नहीं होता। तो पानी पंचायत उसमें वो महिलाओं को भी उसमें जोड़ने की बात कही गई है और उस तालाब के चारों ओर बायो प्लांटेशन की भी बात कही गई, जिससे उसी से इनकम हो सके, इनकम जनरेट हो सके और जो महिला समूह है, जो तालाब का यूजर ग्रुप है, वो उसका मेंटेनेंस कर सके। तो ये सब नए उसमें सोच के साथ में इस योजना में बढ़ा जा रहा है। ज्यादातर जो है कृषक भाई जो है वो बरसात पर ही निर्भर रहते हैं, उसके अलावा ट्यूबवेल व्यवस्था है और बाकी नहर द्वारा सिंचाई। तो इस योजना में क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है कि उनको कुछ अनुदान वगैरह मिलेगा जिससे वो अपने स्वयं अपने खेतों में कुछ सिंचाई की व्यवस्था कर सकें, ऐसा कुछ है इसमें? तो देखिए, हमने कहा ना ये इंटीग्रेटेड एफर्ट है। जो जिला सिंचाई प्लान बन रहा है वो यही सब देख के बन रहा है कि जो PMKSY के फंड हैं, जो स्टेट के फंड हैं, वो सबको इंटीग्रेट करके क्या प्लान होगा। तो राज्य सरकार की पहले से योजनाएं बोरिंग की, मध्यम गहरी बोरिंग की, सबकी चल रही हैं और प्रदेश में
इस समय आज अपने जहां तक प्रदेश की बात करें, वैसे तो भारतवर्ष में तो 45-46% है आपका सिंचित एरिया, लेकिन प्रदेश में ये 85-86% है। तो प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल बहुत है, उसमें मुख्यतः जो सिंचाई साधन है वो ट्यूबवेल है। लगभग 44-45 लाख ट्यूबवेल हैं प्रदेश में, तो वो बड़ी संख्या में ट्यूबवेल प्रदेश में है जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, और वो सब इन्हीं अनुदानित योजनाओं में ज्यादातर किसान बनाते हैं या अपने पैसे से बनाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि अब जैसे जो उन्होंने माइक्रो इरिगेशन का कंपोनेंट PMKSY में किया है, उसका नाम दिया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद से ज्यादा फसल आप लें। मतलब जो पानी अवेलेबल है उसका ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उसमें दुरुपयोग बिल्कुल ना हो, ज्यादा से ज्यादा उससे उत्पादन मिले, ज्यादा से ज्यादा फसलें मिले। इसलिए उसमें यह है कि अब किसान भाइयों को ये सोचना होगा कि पानी जो है सीमित है, आगे भविष्य की आवश्यकताएं बढ़नी है, और उसको देखते हुए पानी का ऐसी विधियां अपनाएं, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन अपनाएं, जिससे पानी का दुरुपयोग कम हो, ज्यादा उत्पादन मिले। स्प्रिंकलर और ड्रिप से एक फायदा ये होता है कि अकेले पानी की बचत नहीं होती, इसमें उत्पादन में भी वृद्धि होती है 25-30%, और ड्रिप में और ज्यादा होती है। फर्टिलाइजर की बचत होती है, पेस्टिसाइड लगते हैं उनकी बचत होती है। तो अगर बहुत कायदे से किसान इसको भाई समझ लें और इसका उपयोग करने लगे तो इसके बहुत फायदे हैं। अभी तक ये बहुत धीमे चल रहा है, लेकिन इस योजना से आने से अब इसमें तेजी आएगी, ऐसा सबका अनुमान है। जो आपने योजनाएं बताई चौरसिया जी की बहुत बढ़िया योजना है, और इन योजनाओं का अगर किसान भाई लाभ उठाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है जो उत्पादन में वृद्धि है वो उम्मीद से ज्यादा होगी, और कम समय में और कम लागत में अच्छी फसल किसान भाई को प्राप्त होगी। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान आसमान में बादल छाए रहे। बीते सप्ताह के दौरान 179.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 29.0 से 34.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22.6 से 24.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7:21 पर सापेक्षिक आर्द्रता 87 से 98 और दोपहर बाद अपराह्न 2:21 पर 70 से 98% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 0.7 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वाष्पीकरण की औसत दर 4.7 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न और अपराह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही। मौसम को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान भाई किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा सब्जियों की नर्सरी, दलहनी फसलों, मक्का तथा सब्जियों में जल निकास का प्रबंध करें। इस मौसम में किसान भाई अपनी फसलों व सब्जियों में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें और नत्रजन का छिड़काव करें। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। हवा की दिशा पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण दक्षिण पूर्व रहने का अनुमान है। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। सफेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। यदि धान की फसल में पत्ता मरोड़ या तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो करटाप दवाई 4% दाने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।